में बदलेगा चक्रवात। न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन भी एजाज पटेल की करिश्माई गेंदबाजी जारी। मयंक अग्रवाल 150 रन बनाकर पवेलियन वापस। BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में आज पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन आज खेलेंगे सेमीफाइनल मुकाबला। सिंधु के सामने होगी जापान की अकाने यामागुची और की चुनौती। वहीं लक्ष्य सेन का सामना होगा शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य रूप से सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार की इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा सुगम तथा सुरक्षित होगी। प्रधानमंत्री 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून का दौरा करेंगे और लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण ध्यान सड़क के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए परियोजनाओं पर होगा, जो यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएगा और इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ाएगा। देखिए, निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट हमारे पूरे उत्तराखंड के प्रोजेक्ट हैं और अलग अलग क्षेत्रों के हैं। बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं, पुराने हमारे जल विद्युत की योजनाएं हैं, तो सभी में, और स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पर पहले से चल रहा है। तो निश्चित रूप से एक नया दून बनेगा और हम लोग नया दून बनाने के लिए, नया उत्तराखंड बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक दिन है, हमारे लिए बड़ा शुभ दिन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के साथ एक जुड़ाव है, एक लगाव है, उनका कर्म मर्म का यहाँ से रिश्ता है। प्रधानमंत्री 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है, जिसे लगभग 8,300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये दिल्ली से देहरादून के बीच की यात्रा के समय को 6 घंटे से घटाकर लगभग 2.5 घंटे कर देगा। इसमें हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, यमुनानगर, बागपत, मेरठ और बड़ौद से संपर्क के लिए 7 प्रमुख इंटरचेंज होंगे। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। इसमें वन्य जीवों के लिए बिना रोक टोक आवागमन के लिए एशिया का सबसे बड़ा वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा होगा, जो 12 किलोमीटर लंबा होगा। देहरादून में टाट काली मंदिर के पास 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीवों पर होने वाले प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। ये जो हमारा नेशनल हाईवे, इस पे जानवरों का एक जो कॉरिडोर बन रहा है, ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है और जिसका कि उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल करना है। तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इससे ये है कि जानवर जो हैं आप सुरक्षित इन कॉरिडोर में से गुजरेंगे और बिना किसी डिस्टरबेंस के। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना हरिद्वार शहर के लोगों को विशेष रूप से भारी पर्यटक मौसम के दौरान यातायात के जाम से राहत प्रदान करेगी और कुमाऊं क्षेत्र के साथ संपर्क में भी सुधार करेगी। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना यात्रा के समय को कम करेगी और दोनों स्थानों के बीच निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। इससे अंतर्राज्यीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पोंटा साहिब से जो मार्ग देहरादून के लिए बनेगा, उससे जो हिमाचल की तरफ से जो पर्यटक हमारे मसूरी और धनोल्टी पर्यटन स्थलों में जाने वाले होंगे, उनके लिए कि बहुत सॉल्ट मार्ग बन जाएगा और जो देहरादून का जो शहर के अंदर जो जाम होता है, वो जाम भी इससे कम हो जाएगा और सीधे जो आने वाले लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल भी बनाया जाएगा। पुल पर पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांच के डेक का प्रावधान होगा। साथ ही हल्के वजन के वाहनों को भी पार करने की अनुमति होगी। ये झूला पुल हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि का होगा, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जितने भी पर्यटक हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, देश विदेश के सैलानी आते हैं, उनके लिए यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि का होगा। प्रधानमंत्री इस दौरे पर देहरादून में बच्चों की यात्रा के लिए सड़कों को सुरक्षित बनाकर शहरों को बाल हितैषी बनाने के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला भी रखेंगे। आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के लिए क्या होता है, ट्रैफिक के बीच से निकलना और ऑन रोड में चलना उनको लिए बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों के लिए जो लेन बनेगी अलग से, उससे बच्चों को फायदा होगा कि ट्रैफिक से बच्चे बचेंगे। सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक का बोझ जो है ये कम हो जाएगा। जो बच्चों के लिए लाइन बन रही है
बच्चों को बहुत फायदा होगा, इससे एक्सीडेंट कम होंगे। देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। देहरादून के लोगों को उम्मीद है कि शहर के ये प्रोजेक्ट उनकी मुश्किलें कम करेंगे। जो ये वाटर का है सप्लाई वो क्लियर होगा यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है देहरादून का पानी किस टाइप का है। तो यहाँ पीएम के आने के बाद मे बी वो इसके ऊपर वर्क करेंगे, हमारा की जो पानी है उसको वो ठीक होगा। ये अच्छा प्रोजेक्ट जो मोदी जी शुरू करने जा रहे हैं हमारे शहर के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है हमारे लिए। हम लोग को स्वच्छ पानी मिलेगा। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप स्मार्ट आध्यात्मिक कस्बों के विकास और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। 4 धाम सड़क संपर्क परियोजना के तहत देवप्रयाग से श्रीकोट तक और NH58 पर ब्रह्मपुरी से कोडियाला तक सड़क चौड़ी करने की परियोजना का भी उद्घाटन किया जा रहा है। 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन देहरादून में हिमालय संस्कृति केंद्र के साथ किया जाएगा। हिमालयन संस्कृति केंद्र में एक राज्य स्तरीय संग्रहालय होगा, 800 सीटों वाला कला सभागार, पुस्तकालय, सम्मेलन कक्ष आदि जो लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने के साथ साथ राज्य की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करने में मदद करेंगे। जो कल्चरल सेंटर खुल रहा है उससे काफी फायदा होगा। जो हमारे उत्तराखंड के लोकल लोग हैं उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री देहरादून में अत्याधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का भी उद्घाटन करेंगे। यहाँ किया गया शोध इत्र, साबुन, सैनिटाइजर, एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए उपयोगी साबित होगा और इससे क्षेत्र में संबंधित उद्योगों की स्थापना भी होगी। एक तरफ जहां उत्तराखंड में विकास की परियोजनाओं से कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी के तौर पर देहरादून को बेहतरी के साथ विकसित किया जा सकेगा। अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, देहरादून। और आज नौसेना दिवस है। 1971 में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना द्वारा किए गए साहसी हमले को चिन्हित करते हुए हर साल नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। On the open sea, no 2 days are the same. Change is constant. New challenges emerge. The sea is a hard taskmaster. And extraordinary is every day. The Indian Navy responds swiftly, charting new horizons, finding new solutions. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने नौसेना दिवस के मौके पर दिए अपने संदेश में भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा और संप्रभुता की रक्षा की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि कोविड के संक्रमण काल में नौसेना ने देशवासियों को स्वदेश लाने के साथ साथ मित्र राष्ट्रों के समय में मानवीय सहायता भी पहुंचाई। हमारी नौसेना ने पैंडेमिक से लड़ने के लिए राष्ट्र द्वारा किए गए प्रयासों में अपना पूरा योगदान दिया और हेल्थ केयर और एड पहुंचाकर फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज की भी हेल्प की। उन्होंने कहा कि आज भारत की स्थिति समुद्री क्षेत्र में मजबूत और अहम हुई है। नौसेना से समुद्र में भारतीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की है। भारत का इनहेरेंट मैरिटाइम कैरेक्टर और हिंद महासागर में जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन एक मुख्य सामुद्रिक राष्ट्र के रूप में हमारी पोजीशन को डिफाइन करता है। भारतीय नौसेना समुद्र में भारत के नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने और इंश्योर करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नौसेना दिवस पर सभी नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों
और उनके परिवारों को बधाई। समुद्री सुरक्षा की रक्षा करने और समुद्र में हमारे हितों की रक्षा करने के अलावा हमारी नौसेना ने कोविड-19 संबंधित संकटों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतवासी आपकी सेवा के लिए आभारी रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने अपने वीडियो साझा कर लिखा है कि हमें भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। हमारी नौसेना को इसकी व्यावसायिकता और उत्कृष्ट साहस के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे संकट की स्थिति को कम करने में हमारे नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया है। क्यों 4 दिसंबर को हम सब नेवी डे नौसेना दिवस मनाएंगे। भारतीय नौसेना हमारे समुद्र तटों की रक्षा और सुरक्षा प्रदान करती है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है, चाहे वह सिंधु हो, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो। हमारी नदियां और समुद्र आर्थिक और सामरिक स्ट्रैटेजिक दोनों पर्पज के लिए महत्वपूर्ण है। वे पूरे विश्व के लिए हमारा गेटवे है। इस देश का, हमारी इस भूमि का महासागरों के साथ अटूट संबंध रहा है। और जब हम इतिहास की ओर नजर करते हैं तो 800-900 साल पहले चौल वंश के समय चोल नेवी को सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक माना जाता था। चोल साम्राज्य के विस्तार में उसे अपने समय का इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने में उनकी नेवी का बहुत बड़ा हिस्सा था। चोल नेवी की मुहिम खोज यात्राओं के ढेरों उदाहरण का संगम साहित्य में आज भी उपलब्ध है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि विश्व में ज्यादातर नौसेनाओं ने बहुत देर के बाद युद्ध पोतों पर महिलाओं को अलाउ किया था, लेकिन चोल नेवी में, और वो भी 800-900 साल पहले, बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और यहां तक कि महिलाएं लड़ाई में भी शामिल होती थी। चोल शासकों के पास शिप बिल्डिंग, जहाजों के निर्माण के बारे में बहुत ही समृद्ध ज्ञान था। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज और नौसेना के उनके सामर्थ्य को कौन भूल सकता है। कोंकण तट क्षेत्र, जहां समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, शिवाजी महाराज के राज्य के अंतर्गत आता था। शिवाजी महाराज से जुड़े कई किले जैसे सिंधु दुर्ग, मुरुड जंजीरा, सुवर्ण दुर्ग आदि या तो समुद्र तटों पर स्थित थे या तो समुद्र से घिरे हुए थे। इन किलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मराठा नौसेना करती थी। मराठा नेवी में बड़े बड़े जहाजों और छोटी छोटी नौकाओं का कॉम्बिनेशन था। उनके नौसैनिक किसी भी दुश्मन पर हमला करने और उनसे बचाव करने में अत्यंत कुशल थे। और हम मराठा नेवी की चर्चा करें और कान्होजी आंग्रे को याद न करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मराठा नौसेना को एक नए स्तर पर पहुंचाया और कई स्थानों पर मराठा नौसैनिकों के अड्डे स्थापित किए। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध हो। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ हमें युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। और आप सभी को एक बार फिर से बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में 18,000 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्य रूप से सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार की इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यात्रा सुगम तथा सुरक्षित होगी। साथ ही प्रधानमंत्री 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इनमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा भी शामिल है। इस पर अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं देहरादून में मौजूद अपने संवाददाता अरुण शर्मा से।
अरुण, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि ये जो आर्थिक गलियारा होगा दिल्ली और देहरादून के बीच। हाँ। अरुण, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो प्रधानमंत्री आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे और आज 18,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो परियोजना होगी वो दिल्ली देहरादून से जो आर्थिक गलियारा होगा उसका निर्माण होगा और आने वाले दिनों में ये आर्थिक गलियारा देहरादून की जो तस्वीर है वो बदलने में कामयाब होगा। पर्यटन की संभावनाएं तो बढ़ेंगी, इसके साथ साथ पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो पर्यटन के साथ साथ रोजगार की अपार संभावनाएं भी उभर कर सामने आती हैं, चाहे वो हम प्रत्यक्ष रोजगार की बात करें, अप्रत्यक्ष रोजगार की बात करें। आप सीधा देख रहे हैं कि देहरादून में एक रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री और इसके साथ साथ 1600 करोड़ रुपए की लागत से मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना का भी आज ही शिलान्यास किया जाएगा और आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है। कई विकास परियोजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री देहरादून उत्तराखंड वासियों को देंगे और आने वाले दिनों में जो रोजगार है उसके कई ढेर सारे विकल्प उभर कर सामने आएंगे। युवाओं को एक बेहतर मौका मिलेगा। अगर हम आर्थिक कॉरिडोर की बात करें तो सबसे बड़ा लाभ जो होगा, यात्रा का जो समय होगा, लगभग 2.5 घंटे से अधिक का यात्रा का समय में कमी आएगी, यानी कि जो आवागमन की सुविधा है उसको बढ़ावा। इसके साथ साथ कई राज्यों में देहरादून में जो डाट काली मंदिर के पास भी 340 मीटर लंबी सुरंग वन्य जीव पर उसका भी उद्घाटन किया जाएगा और वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास करे। उसी का नतीजा है कि अगर हम इस आर्थिक गलियारे की बात करें तो इस आर्थिक गलियारे में कई ऐसी सुरंग बनाई जाएंगी, कई ऐसे वन्य जीव एलिवेटेड गलियारा भी बनेगा ताकि वन्य संरक्षण है वो भी सुरक्षित रह सके, उसको किसी भी तरीके का नुकसान न हो। कि अगर जहां विकास हो रहा है, विकास के साथ साथ वन्य जीवों की सुरक्षा, जंगल, अगर हम बात करते हैं जल, जंगल, जमीन की, तो वो भी सुरक्षित रहे, लेकिन इसके साथ साथ विकास की जो रफ्तार है वो बढ़ती रहे। और यही वजह है कि आज जो दिल्ली देहरादून का जो आर्थिक गलियारा है आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक के जितने भी, चाहे हम हरिद्वार की बात करें, बुलंदशहर की बात करें, अलग अलग और इसके साथ साथ जो दूसरे शहर, छोटे छोटे जो शहर हैं, वहां पर भी रोजगार के कई विकल्प सामने उभर के आएंगे और पर्यटन एक अपने आप में एक बड़ा रोजगार का साधन उपलब्ध कराता है देश में। आप देख रहे हैं कि देहरादून से आप सीधा नज़ारा देख रहे हैं कि जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और आज उत्तराखंड को विकास की कई सौगातें दी जाएंगी और ये जो सौगातें हैं आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव का माध्यम बनेगी। लगभग 18,000 करोड़ रुपए की लागत से परियोजनाओं का जो तोहफा है वो उत्तराखंड वासियों को मिलेगा और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, उत्तराखंड के आसपास के अगर हम राज्यों की बात करें, चाहे दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो वहां पर रोजगार को लेकर कई बदलाव सामने निकल के आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण शर्मा जुड़ गए हैं। अरुण, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि कितना बड़ा बदलाव देखते हैं आज 18,000 करोड़ रुपए से लागत अधिक की परियोजनाओं का तोहफा उत्तराखंड को मिलने वाला है, खास तौर से दिल्ली और देहरादून के बीच में जो आर्थिक गलियारा बनेगा, ये आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव ला पाएगा? तो बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे यहाँ से आने वाले समय के अंदर और उत्तराखंड वासी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। काफी भारी संख्या में लोग यहाँ मैं इस समय पर देख पा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइमरीली यहाँ एक तरह से पहुंच चुके हैं देहरादून के अंदर और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि 18,000 करोड़ की केवल ये परियोजना ही नहीं है, लेकिन ये एक तरह से इनकी भावनाएं हैं जो अब एक तरह से इम्प्लीमेंट होती हुई आपको दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी पहले से भी उत्तराखंड वासियों के लिए उनके दिल में काफी जगह रही है। जब आपको याद होगा कि पहले जब प्रधानमंत्री खुद जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, और तब यहाँ पर जब उत्तराखंड के अंदर लैंडस्लाइड्स हुआ था, त्रासदी का सामना करना पड़ा था, तब वो उस समय पर भी उन्होंने यहाँ के हालचाल पूछे थे और यहाँ पर वो आए भी थे। लेकिन यस, प्राइमरीली उनका उसी समय से फोकस रहा था कि कैसे उत्तराखंड, जिसको हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, उसको आर्थिक मोर्चे पर कैसे उनका विकास किया जा सके और पर्यावरण को चोट पहुंचाए बिना। तो आप जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फीचर आप यही कह सकते हैं, नो डाउट दिल्ली और देहरादून नजदीक आ जाएंगे। 6-6.5 घंटे का सफर अब 2 से 2.5 घंटे का रह जाएगा। पेट्रोल की सेव होगी, पेट्रोल का बचत होगी और प्राइमरीली कम समय लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण का बचाव होगा क्योंकि इसमें कई सारे एनिमल पार्क बनाए गए हैं। अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए तो साथ ही साथ इसमें फॉरेस्ट कवर जहां जहां रहा है उसको कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसका नहीं की गई है। अंडर पासेस बनाए गए जिससे कि फॉरेस्ट कवर को इंटैक्ट रखा जा सके। तो इस लिहाज से इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ यहाँ पर विकास
इसका होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो बहुत प्रोमिनेंट फीचर इसको आप दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर को मान सकते हैं। और साथ ही साथ अन्य कई सारी परियोजनाएं जो कि स्मार्ट सिटी से जुड़ी हुई है, उसकी भी एक तरह से शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसका बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। अरुण, जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के साथ साथ ये भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो वन्य जीव है, जो जल है, जो जंगल है, जो जमीन है, वो भी सुरक्षित रहे। यही वजह है कि इस बार का जो दिल्ली और देहरादून से जो आर्थिक गलियारा बन रहा है, उसमें देखिए कई एलिवेटेड वन्यजीव एलिवेटेड गलियारा भी बनेगा, यानी कि वन्य जीवों को भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है इसमें। अरुण, अरुण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल संतोष। अरुण, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब हम विकास की बात करते हैं, विकास के साथ साथ ये भी देखना जरूरी होता है कि जो जल है, जो जंगल है, जो जमीन है, जो वन्य जीव है, वो भी सुरक्षित रहें। इस बार ये देखा गया है कि दिल्ली देहरादून का जो आर्थिक गलियारा है, इसमें वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई प्रयास किए गए हैं, कई एलिवेटेड चीजें बनाई गई हैं। बिल्कुल, और इसी बात पर फोकस रहा है कि कैसे एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को एक साथ लेकर के जाया जा सके। एक और जो प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत होने जा रही है, वो लैंडस्लाइड्स को लगाम लगाने की दिशा के अंदर और लैंडस्लाइड्स का जो इम्पैक्ट होता है उसको कम करने की दिशा के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कई सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज की वकालत कर चुके हैं कि दिल्ली प्राइमरीली के कैसे डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बात पर फोकस रखा जा सके। तो उत्तराखंड में उसी तर्ज के ऊपर जो प्रोजेक्ट को आज प्रधानमंत्री जिसकी शुरुआत करने वाले हैं, उससे जो लैंडस्लाइड्स यहाँ उत्तराखंड के अंदर होती है, प्राइमरीली अगर आप देखें जो चार धाम का जो रूट पड़ता है, तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अगर इसको हम देखें, बद्रीनाथ के रूट पे हम कई बार देखते हैं लैंडस्लाइड्स की वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट रुक जाती है, तो वो लैंडस्लाइड्स में कहीं ना कहीं कमी आती हुई दिखाई देगी। और अगर लैंडस्लाइड्स आती भी है तो वो प्राइमरी जल्दी उससे निपटा जा सकेगा, रोड मूवमेंट या व्हीकुलर मूवमेंट को वापस से फिर से दुरुस्त किया जा सकेगा, जान मान की जो हानि होती है वो कम होती हुई दिखाई देगी। तो उस लिहाज से एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हो रही है जो डेवलपमेंट को भी गति देती हुई दिखाई देगी। और साथ ही प्रोमिनेंट बात है कि देहरादून जो कि एक स्मार्ट सिटी है, उसको इंटरनेशनली एक तरह से डेवलप करने की यहाँ पर कवायद अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस रखते हैं, नंबर वन। दूसरा, जो कि बच्चों के लिए खास तौर पर जो रोड या फिर ट्रैफिक साइट्स में जो प्राइमरीली जो जगह होनी चाहिए, चाहे पेडिस्ट्रियन मूवमेंट हो, बच्चों के लिए जगह हो, वो स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें बच्चे चाहे स्कूल जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो उनके लिए एक खास लेन या रोड बनाने की बात कही जा रही है। इससे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर देहरादून विकसित होगा, जैसे कि सिंगापुर है, जापान है, कोरिया है, फॉर दैट मैटर। इन देशों में जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, वो उस तर्ज पर देहरादून को विकसित यहाँ पर किया जाएगा। जो स्मार्ट प्रोजेक्ट की कई सारे स्मार्ट प्रोजेक्ट की यहाँ पर शुरुआत आज होने जा रही है। इसमें स्मार्ट टॉयलेट्स भी शामिल है जो कि यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे कई सारे। तो एक तरह से एक सर्वांगीण विकास हो सके देहरादून का, प्रोमिनेंटली स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इसको विकसित किया जा सके, क्योंकि देहरादून एक स्मार्ट सिटी है। और साथ ही साथ इस बात पर भी फोकस है कि कैसे प्राइमरीली जो यहाँ पे रोजगार सृजन हो सके, क्योंकि यहाँ पर एक जो एरोमा सेंटर है, रिसर्च सेंटर है, उसकी भी शुरुआत आज देहरादून में होने जा रही है। संतोष, अरुण, एक चीज और, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, वन्य जीवों की बात कर रहे हैं, तो इस दिल्ली से देहरादून का जो आर्थिक गलियारा, इसमें एक चीज और बहुत खास और नई देखने को मिल रही है कि वर्षा जल संचयन को लेकर 400 से अधिक जगहों पर छोटे छोटे प्लांट बनाए जाएंगे, ताकि जो बारिश का पानी है उसको संचित किया जा सके और उस पानी को दूसरे कामों में लाया जा सके। यह भी एक बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले दिनों में। और हमने देखा भी कि 2014 के बाद से ही जल संचयन को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है। बिल्कुल, जितने प्रोजेक्ट्स हमने 2014 के बाद देखे उसमें प्रोमिनेंट फीचर रहा है वाटर कंजर्वेशन का लेकर के। या ये उस समय का आइडिया जब प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो गुजरात में जो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स बने थे उसमें इस बात पर तरजीह दी जा रही थी कि कैसे आप वाटर हार्वेस्टिंग हो या फिर वाटर कंजर्वेशन हो, उस पर फोकस रख सके। बिल्कुल, दिल्ली देहरादून का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है वो एक तरह से वर्ल्ड क्लास होगा। नंबर वन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं एनवायरमेंटल के लिहाज से, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिहाज से, उन तमाम मानकों पर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वाटर कंजर्व यानी कि जब पानी आता है तो उसको कैसे कंजर्व किया जा सके, इस बात पर फोकस है। जो लाइट्स यहाँ पर लगाई जा रही है इस पूरे कॉरिडोर में, इसमें सोलर जो पैनल्स हैं उसकी सहायता से एक तरह से लाइट्स को यहाँ पर लाइट किया जाएगा, जो हमारी जो सेंट्रल स्ट्रीट लाइट्स होती है प्राइमरीली। और आप ये भी देखिए कि ये भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे लोगों का टाइम बचे। पेट्रोल जो कि फ्यूल सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहता है, जो अगेन आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली
फ्रेंडली एस्पेक्ट को बूस्ट करता है। तो आप हाल ही में देखिए कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर अभी हाल ही में आप देखिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, अब देखिए जल्द हमें गंगा एक्सप्रेस वे भी आता हुआ दिखाई देगा। ईपी जो हमारा है जो एक्सप्रेस वे है वो भी वहाँ पर है। जी अरुण, आप सही कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली देहरादून के बीच जो आर्थिक गलियारा होगा, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और बढ़ते दूसरी खबरों की ओर बात करते हैं कि संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में संसद के केंद्रीय कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी भाग लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एक स्मारिका का भी विमोचन किया और लोक लेखा समिति की यात्रा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईमानदार टैक्स पेयर्स से मिलने वाला पैसा सही ढंग से जरूरतमंदों तक पहुंचे और राष्ट्र निर्माण में इसका सही उपयोग, इसमें लोक लेखा समिति एक अहम रोल निभाती है। वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू ने पीएसी बैठकों में सदस्यों की घटती संख्या पर चिंता जताई और कहा कि संसद की इस महत्वपूर्ण समिति की बैठक में सदस्यों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। From a legal and formal point of view, to find out technical irregularities, if any, but also from the point of view of the economy, prudence, wisdom and propriety. It has no other aim than to bring to notice any cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency. If more और एक बार फिर आपको देहरादून लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री आज देहरादून के दौरे पर और 18,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को आज शिलान्यास करेंगे। एक्सेस कंट्रोल हाईवे, यह इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर से प्रारंभ होकर सहारनपुर होते हुए देहरादून में समाप्त होगा। इसकी मार्ग की कुल लंबाई 210 किलोमीटर की है और इसकी कुल लागत 12,000 करोड़ रुपए है। जनता को बता दें कि इस मार्ग से उत्तराखंड राज्य के विकास एवं पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से हरिद्वार के लिए 51 किलोमीटर लंबा 2100 करोड़ रुपए की लागत का एक लिंक हाईवे भी प्रस्तावित है। माननीय मोदी जी बढ़ रहे हैं आगे दूसरे मॉडल पे, जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अक्षरधाम के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। यह कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही भाग है और इस कॉरिडोर से दिल्ली के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे एवं सहारनपुर हाईवे में आने हेतु प्रयोग किया जाएगा। जनता को बता दें इसकी मार्ग की कुल लंबाई 30 किलोमीटर की है और इसकी कुल लागत 3500 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अत्यंत ही गौरवमय क्षण, विश्व प्रख्यात सबसे लोकप्रिय विश्व गौरव माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। अब ये तीसरे मॉडल की ओर है। ये कॉरिडोर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का अंतिम भाग है। इसकी मार्ग की कुल लंबाई 20 किलोमीटर की है, जिसमें 16 किलोमीटर भाग उत्तर प्रदेश राज्य में एवं 4 किलोमीटर भाग उत्तराखंड राज्य में है। इस कॉरिडोर में 12 किलोमीटर लंबाई में वन्य जीव कॉरिडोर तथा 34 मीटर लंबी सुरंग को बनाया जाना है, जो पूरे एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव कॉरिडोर होगा। आगे मैं अनुरोध करूंगी, उत्तराखंड गतिशक्ति एक लघु फिल्म का प्रदर्शन आप सभी के सामने है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 2022 तक एक नए भारत का निर्माण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के तहत विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी गई है। दिल्ली से देहरादून की दूरी अब सिमटने वाली है। अब महज 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी पूंजी लागत 12,000 करोड़ रुपए है, जो कि उत्तर पूर्वी दिल्ली, गाजियाबाद,
बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तथा देहरादून जिलों से गुजरेगा। इस कॉरिडोर से एक 50 किलोमीटर पर हरिद्वार को भी जोड़ेगा, जो कि 2095 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास EPE जंक्शन पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क, खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। दूसरे सेक्शन में EPE क्रॉसिंग के बाद ये वेस्ट साइड अम्यूनिटी रतलाम मध्य प्रदेश का मॉडल देखते हुए फील्ड मार्ग होगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इस मॉडल में ट्रैवलर्स को फैसिलिटी मिलेगी, जैसे रिजॉर्ट्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, ट्रकर फैसिलिटीज रहेंगी, डॉर्मेटरीज रहेंगी और आराम के लिए स्थान भी रहेगा। ये मध्य प्रदेश के एक्सप्रेस हाईवे का मॉडल है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही भाग है। आगे बढ़ते हुए मोदी जी देख रहे हैं 8 लेन एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज इन भरूच। ये भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर गुजरात के भरूच जिले में नर्मदा के ऊपर 2 किलोमीटर लंबा 8 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज बनाया जाना है। इस परियोजना की कुल लागत 1300 करोड़ रुपए है। इस ब्रिज के बनने से नदी पर चलने वाले जलयान आदि की आवाजाही भी सुगमता से हो पाएगी। अत्यंत गौरवमयी क्षण कि हमारे हिंद देश के नायक स्वयं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उत्तराखंड के लिए एक और गौरवमयी पल। आगे बढ़ते हुए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस एनिमल ओवरपास पैकेज है। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राजस्थान में स्थित रणथंबोर टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है। इस परियोजना में टाइगर कॉरिडोर पर विपरीत प्रभाव कम करने एवं यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए 300 मीटर के 4 वन्य जीव अंडरपास एवं 3.5 किलोमीटर लंबा वन्य जीव ओवरपास बनाया जाना है। नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ते हुए दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे टनल एट मुकंदरा हिल्स पैकेज 15। ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे जो कि मुकंदरा हिल्स नेचुरल पार्क से होकर गुजरता है। इस नेचुरल पार्क में वन्य जीव के ऊपर विपरीत प्रभाव को कम करने के लिए देश की पहली 4 किलोमीटर लंबाई में 8 लेन सुरंग बनाई जानी है। इस परियोजना की कुल लागत 1500 करोड़ रुपए है। मोदी जी आगे बढ़ते हुए व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को देखते हुए व्यासी जल विद्युत परियोजना 120 मेगावाट यमुना नदी पर डाक पत्थर के समीप जनपद देहरादून में स्थित है। परियोजना की कुल लागत 1777 करोड़ रुपए है और परियोजना से प्रतिवर्ष 353 मिलियन यूनिट ऊर्जा राज्य को प्राप्त होगी, जिससे उत्तरी ग्रिड में निर्बाध एवं उच्च गुणवत्ता की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। परियोजना से तृतीय श्रेणी में 57 स्थायी नौकरियां, परियोजना निर्माण के दौरान 25 लाख मानव दिवस के रोजगार प्राप्त हुए एवं कमीशनिंग के उपरांत परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में 4000 मानव दिवस रोजगार के अवसर प्रति माह प्राप्त होंगे। ये हमारा प्रदर्शनी स्थल के प्रोजेक्ट्स की प्रदर्शनी माननीय देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी फिलहाल प्रदर्शनी स्थल में प्रोजेक्ट्स का जायजा लेते हुए बस कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से वार्ता करते हुए, साथ में चीफ सेक्रेटरी जी, वास्तव में वर्षों बाद देश ने अपने ऐसा नेता पाया है। वर्षों बाद देश ने ऐसा नेता पाया है। हर्षोल्लास में जनता सारी सबका मन हर्षाया है।
नरेंद्र मोदी नाम जिनका सबको बहुत लुभाते हैं, प्रधानमंत्री हैं, हिंद देश के काम बड़े कर जाते हैं। इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से, बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम से। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां जितने भी लोग इस जनता में हैं, जनता दरबार में। इतिहास रचा मोदी जी ने अटल निश्चय व साहस से, बोला जो करके दिखलाया अपने विश्वास व दम पे। माननीय मोदी जी का स्वागत एवं अभिनंदन। वास्तव में एक अत्यंत ही गौरवमय क्षण, विश्व प्रख्यात, सबसे लोकप्रिय, विश्व गुरु, विश्व गौरव, भारतवर्ष की शान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में है। साथ में हमारे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एवं मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अत्यंत ही गौरवमय क्षण, दर्शक अभिभूत है माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में आज पाके। मैं अनुरोध करना चाहूंगी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे शॉल, चंदन, इत्र और हर्बल प्रोडक्ट्स माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये हर्बल प्रोडक्ट्स माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड देते हुए मैं अनुरोध करूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शंख भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में अत्यंत ही यादगार क्षण रहेगा आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 15,626 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास होगा और प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी को टोपी भेंट करते हुए एक बार जोरदार तालियां। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुरोध करना चाहूंगी प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी से कि वे अपने संबोधन के लिए आगे आए। एक बार जोरदार तालियां मदन कौशिक जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, हमारे चुनाव के प्रभारी भारत सरकार के मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, श्रीमान अजय भट्ट जी, सभी पूर्व मुख्यमंत्रीगण, सभी मंत्रीगण, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव, भारत के मान सम्मान और गौरव को दुनिया में बढ़ाने वाले, दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं इस देवभूमि आगमन पर आप सबकी ओर से, उत्तराखंड की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
महामहिम आदरणीय राज्यपाल जी भी हमारे मध्य में हैं। आज पूरा देश गर्व महसूस करता है कि आपके सक्षम नेतृत्व में विश्व स्तर पर भारत ने एक नई पहचान बनाई है। पूरी दुनिया के राजनीतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पलक पर भारत की सशक्त मौजूदगी को साफ साफ महसूस किया जा सकता है। हम स्वागत करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि ये देवभूमि है, ये वीर भूमि है। इस वीर भूमि के नौजवान जब देश की सीमा की रक्षा करते करते अपने प्राणों को बलिदान हो जाते हैं और तब उनका पार्थिव शरीर इस उत्तराखंड में आता था, तब गौरव के साथ यहाँ के लोग अनुभव करते हुए मन में एक भाव सोचते थे, क्या कभी देश में ऐसा नेतृत्व आएगा? क्या देश के अंदर कभी इस रूप में कोई निर्णय लेगा कि कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए? मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का, इनके नेतृत्व में 370 हटाने का काम इस सरकार ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सभी देवभूमि वासी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कि आपके सक्षम नेतृत्व में जहां पूरी दुनिया कोरोना को लेकर और कराह रही थी, अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्री भी अपने को असहाय महसूस कर रहे थे। मैं आपके सक्षम नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में जब कोरोना की वैक्सीन बनी, हालांकि कुछ राजनीतिक दल उससे खुश नहीं थे, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का कि आपके नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान वैक्सीन का वो भारत में चलाकर 130 करोड़ लोगों को आपने सुरक्षित करने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब देश के 80 करोड़ गरीब लोग राशन की दुकान पर जाकर और राशन लेकर वापस आते हैं, जब कोई गरीब व्यक्ति सोचता था बीमार होने पर उसका इलाज कैसे होगा, जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार बनी है उसने इस व्यवस्था को किया और एक गरीब व्यक्ति, उसके परिवार के लोग अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराकर वापस आए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब गरीब लोग सोचते थे क्या मैं जीवन में कभी घर बना सकता हूं, और आपके नेतृत्व में जब उनका घर बनकर तैयार हुआ, ऐसे गरीब लोगों के लिए काम करने वाले देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का यह देवभूमि हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। आपने उत्तराखंड को विकसित, समर्थ और सक्षम राज्य बनाने के लिए जो सपना देखा था, आज उस दिशा में नए प्रतिमानों की स्थापना होने जा रही है। आपके मार्गदर्शन और संरक्षण में उत्तराखंड में बीते वर्षों में ऐसे अनेक विकास के कार्य हुए हैं, इसका कोई अन्य उदाहरण नहीं है। इसलिए देवभूमि की जनता आज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपने आप को हर्षित महसूस हो रही है। मैं आप सब उत्तराखंड के ऊर्जावान युवा, बलिदानी सैनिक, समर्पित मातृशक्ति, राष्ट्र के प्रति सर्वत्र न्योछावर करने वाली जनता केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विकास में सक्रिय सहभागी बनने को तैयार है। हम हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं सभी मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री का करतल ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी मित्रों से कहना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। और इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर कंचन नेगी पुनः हमारे देश के, हिंद के महानायक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मंचासीन महानुभावों का आज के इस विजय संकल्प रैली और लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो मन हो वो ख्वाब ना तोड़ना। हर कदम पर मिलेगी कामयाबी, बस सितारे छूने के लिए कभी हौसला ना तोड़ना। और राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है आखिर सूर्य बनकर वही चमकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पोडियम पे उत्तराखंड के युवा एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके संबोधन के लिए एक बार जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो सर प्रणाम। चले प्रणाम। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है। आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भरती के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने कोने से भारी संख्या में पधारे समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आहुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है
नाभिषेको न संस्कार सिंहश्च कृते मृग विक्रमादित्य राजस्य सौमेव मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप से ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो, विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है। यह नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, 1 रैंक 1 पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया। जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज
सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है। चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। और प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर आज 18,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं और सबसे जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें है दिल्ली देहरादून से जो आर्थिक गलियारा है। आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव साबित होगा और समय जो आवागमन का समय है वो भी काफी कम होगा। 2 से ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंचा जा सकेगा। अगर हम आज की परियोजनाओं की बात करें कि किन किन परियोजनाओं का आज उद्घाटन होना है, तो इसमें दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके साथ साथ देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना शामिल है। लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा और इस पुल की खास बात यह होगी कि पुल पर जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए कांच के डेक भी लगाए जाएंगे, यानी कि पर्यटन को विस्तार देने का प्रयास किया जाएगा, पर्यटन को आकर्षित करने का प्रयास किया जाएगा। और पहले से भी सरकार लगातार ये प्रयास करती रही कि जो अंतर्राज्यीय पर्यटन है, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग घूमने जाएं, इसी वजह से पर्यटन को विस्तार दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आज अगर हम 18,000 करोड़ परियोजनाओं की बात करें तो उसमें से देहरादून में बच्चों के लिए चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की भी एक आधारशिला रखा जाएगा। इसके साथ साथ 700 करोड़ रुपए की से अधिक की लागत से जलपूर्ति, सड़क और जल निकासी की व्यवस्था भी की जाएगी। और जब हम दिल्ली और देहरादून के आर्थिक गलियारे की बात करते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण बातें ये भी शामिल हैं कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी काफी प्रयास किए गए हैं। एलिवेटेड गलियारे बनाए गए हैं ताकि वन्य जीव जो हैं वो सुरक्षित रहें। एक तरफ विकास की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती रहे, लेकिन जल, जंगल, जमीन या वन्य जीव हैं वो भी सुरक्षित होते रहें। इसके साथ साथ अगर हम और परियोजनाओं की बात करें तो हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक नए चिकित्सा महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके साथ साथ 1700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यमुना नदी पर निर्मित 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना का भी उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। और उत्तराखंड को आज एक बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं। 18,000 करोड़ से अधिक की लागत की जो परियोजनाएं हैं उनका उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदलने वाली है, चाहे हम रोजगार के क्षेत्र में बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में बात करें या इसके साथ साथ आर्थिक विकास के क्षेत्र में बात करें। और इसीलिए कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें देहरादून में आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का भी उद्घाटन होगा। यानी कि जो देहरादून है, उत्तराखंड देवभूमि जो उत्तराखंड है, वो कहा भी जाता है कि औषधियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। इसीलिए वहां पर आधुनिक इत्र और सुगंध प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें जो शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, यानी कि जो इत्र है जिनको हम सेंट बोलते हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। साबुन है, सैनिटाइजर है, अगरबत्ती सहित विभिन्न उत्पादों को बनाने की जो प्रक्रियाएं उनको आसान किया जाएगा। इससे कहीं ना कहीं रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो उभर कर सामने आएगी। मुझे गर्व है मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वो समय भी याद है
जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी, हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है। भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को इस शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है, परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से